हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कोर प्लस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं आपकी केमिस्ट्री की एजुकेटर राशि मैम और हम यहां पर साथ मिलकर पढ़ते हैं केमिस्ट्री के न्यू कॉन्सेप्ट्स को और अपने केमिस्ट्री फाउंडेशन को बनाते हैं सुपर स्ट्रॉन्ग। तो सबसे पहले देखते हैं आज कौन सा चैप्टर है, कौन से वो नए कॉन्सेप्ट्स है केमिस्ट्री के जो हम पढ़ेंगे और उनके बारे में सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, राइट। तो हर क्लास की तरह आज भी क्या करेंगे, सबसे पहले क्विकली रिवाइज करेंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करते हुए आपस में कि अभी तक हम कहाँ पहुंच चुके हैं और वहां पहुंचने के लिए कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हम सीख कर आए हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने बात करी कार्बन के बारे में, राइट। पहले कार्बन से जान पहचान बढ़ाएंगे तभी तो उससे बने कंपाउंड्स तक पहुंचेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने कार्बन एलिमेंट के बारे में कुछ चीजें जानी। क्या थी वो? सबसे पहली बात, जैसा कि हम जानते हैं एलिमेंट्स दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करे गए हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो ये कार्बन बिलोंग करता है नॉन मेटल्स की कैटेगरी से। देन इस कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, राइट। यहां से हमें पता चल गया कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट होंगे, 6 होंगे। अब हमें क्या करना है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2,4। फर्स्ट शेल के अंदर प्रेजेंट हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और सेकंड शेल में प्रेजेंट हैं 4 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। जैसा कि हमें पता है फर्स्ट शेल की मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी 2 है, उसमें बस 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो वो है फुली फिल्ड। देन हम सेकंड में इलेक्ट्रॉन्स डालेंगे। अब सेकंड शेल की ऑक्यूपेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, बट हमारे कार्बन के अंदर 2 तो फर्स्ट में चले गए, अब बचे कितने, सिर्फ और सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो उन इलेक्ट्रॉन्स को हम डालेंगे सेकंड शेल के अंदर, राइट। तो कॉन्फ़िगरेशन मिल गई 2,4। पर हम ये जानते हैं कि जो कार्बन है उसके अंदर सेकंड शेल में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि हमें पता है कि ऑक्टेट कंप्लीट कब होता है, स्टेबिलिटी कब आती है, जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मतलब इस शेल के अंदर होने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 तो नहीं है, 4 हैं, राइट। अब अगर इस कार्बन को स्टेबल बनना है तो इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे ताकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, राइट। पर ये क्या कर सकता है, ये कार्बन एटम जो है ये इलेक्ट्रॉन्स देना या फिर लेना दोनों ही नापसंद करता है। तो आखिर करेगा क्या, ये कर लेता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से जो बॉन्ड्स बनते हैं, एक एटम का एक इलेक्ट्रॉन आता है, दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन आता है, और ये इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेते हैं, राइट। तो ऐसा कब होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। इसका मतलब कार्बन जो है वो किस तरीके का बॉन्ड बनाना पसंद करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पर हो, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना पसंद करता है। देन हमने टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन देखी कि एक कार्बन 4
सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है, टेट्रावैलेंट है, राइट। उसके बाद कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, कैसे इतने सारे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इस कार्बन के बन पाते हैं, और जनरली बहुत ही बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेबिलिटी है कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने की, अपने ही जैसे और कार्बन एटम्स के साथ लिंक बना के लॉन्ग चेन्स फॉर्म करता है, ठीक है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है कार्बन। उसके बाद हमने एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन में देखा, 3 तरीके के एलोट्रॉप्स हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? वो सभी कंपाउंड्स जिनमें प्रेजेंट हो कार्बन एटम, उन सभी को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, जिसकी एक कैटेगरी है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? वो सभी कंपाउंड जिनमें या तो हाइड्रोजन प्रेजेंट है और कार्बन उसके साथ प्रेजेंट है, और कोई एलिमेंट वहां प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। बस 2 तरीके के एटम्स, कार्बन एटम्स या फिर हाइड्रोजन एटम्स। यहां पे हमने देखा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। सैचुरेटेड कौन से थे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ओनली, एल्केन जिन्हें हमने बोला, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एल्कीन एंड एल्काइंस, राइट। उसके बाद हमने फंक्शनल ग्रुप देखे थे, राइट। फंक्शनल ग्रुप में हमने हेलो ग्रुप, जहां पर कोई हैलोजन एटम लग जाए चेन में, या फिर अल्कोहल ग्रुप, OH ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सभी डिफरेंट टाइप के हमने फंक्शनल ग्रुप्स देखे। फिर हमने इनका नोमेनक्लेचर सीखा था, किस तरीके से हम कार्बन से बने कंपाउंड्स के नाम रखते हैं, उन्हें नेम्स देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने कुछ रिएक्शंस देखे कार्बन कंपाउंड के, कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, राइट। कंबशन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन और ऑक्सीडेशन, ये सभी चीजें हम पढ़ चुके हैं, इतनी सारी चीजें जान चुके हैं कार्बन और उससे बने कंपाउंड्स के बारे में, राइट। देन हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया अबाउट 2 इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स। फर्स्ट था एक एल्कोहल, इथेनॉल, जो कि 2 कार्बन का एल्कोहल है। देन इथेनोइक एसिड विच इज ऑल्सो 2 कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्या डिस्कस करेंगे? वहीं पर हमने एक रिएक्शन भी देखी थी, जब इथेनॉल इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक एस्टर फॉर्म करता है, राइट, जिसे हम कहते हैं इथाइल इथेनोएट। अब वो इथाइल इथेनोएट एस्टर जो है उसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। कैसे? हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ेंगे। ऑन हीटिंग विद एन एसिड और बेस द एस्टर फॉर्म ब्रेक बैक टू द ओरिजिनल एल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। जो एस्टर हमने एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन से बनाया है उससे
वापस से ब्रेक करके हम फॉर्म कर सकते हैं क्या, अपना कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। किस तरीके से अभी देखेंगे। Alkaline hydrolysis of ester is called saponification। जब हम कोई एल्कली डाल के हाइड्रोलिसिस करवाएंगे एस्टर की, ताकि वो हमें दोबारा से क्या दे सके, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, उसे हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। हाइड्रोलिसिस जब एल्कलाइन मीडियम में की जाए उसे हम सैपोनिफिकेशन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए ये एक कंपाउंड है, इसे हमने लास्ट लेक्चर में प्रिपेयर किया था एक रिएक्शन के थ्रू। कौन सी रिएक्शन थी वो थी एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, राइट। उस रिएक्शन के अंदर किया क्या था, अल्कोहल का रिएक्शन करवाया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, ताकि फॉर्म हो सके एस्टर विद वाटर। यही रिएक्शन कराई थी। अब हमें क्या करनी है, इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस करानी है, ताकि हमें वापस से क्या मिल जाए, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसा कि ये है हमारा एक एस्टर, इथाइल इथेनोएट क्या है, एक एस्टर है। अब मैं क्या कराना चाहती हूं, इस एस्टर की हाइड्रोलिसिस करानी है, ताकि दोबारा से मुझे क्या मिल जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल, जिनसे मैंने इस एस्टर को बनाया था, प्रिपेयर किया था। तो क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करवाएंगे, ताकि क्या मिल जाए हमें, वापस से हमें मिल जाएगा CH3COONA। ये क्या है, ये है आपका सोडियम इथेनोएट, जो कि है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। किसका सॉल्ट है ये, सोडियम इथेनोएट। अगर याद आ रहा हो तो हमने लास्ट लेक्चर में इथेनोइक एसिड, जो एक कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराकर ये सॉल्ट फॉर्म किया था, सोडियम इथेनोएट, राइट। कैसे बना था, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट प्लस वाटर वाली रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करा के, राइट। तो हमें क्या मिल गया, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, साथ ही में C2H5OH इथेनॉल, राइट। इसका मतलब हाइड्रोलिसिस में हम करा क्या रहे हैं, एक एस्टर जो कि हमने फॉर्म किया है कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल के साथ करा के, राइट। ऐसे ही बनाया था एस्टर को। अब हम क्या चाहते हैं कि वापस से इस एस्टर से हमें मिल जाए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो हमने क्या किया, जो हमारा एस्टर था इथाइल इथेनोएट, इसे हीट किया है विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराई है। तो हमें क्या मिला है एज अ प्रोडक्ट, सोडियम इथेनोएट विच इज सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इथेनोइक एसिड का सॉल्ट है सोडियम सॉल्ट, प्लस C2H5OH इथेनॉल अल्कोहल।
तो ये रिएक्शन जो है, क्योंकि ये रिएक्शन हमने कैसे मीडियम में कराई है, एल्कलाइन मीडियम में, राइट। कैसे मीडियम में, एल्कलाइन मीडियम में, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करवाई है हमने। तो ये जो रिएक्शन है इस टाइप की, जिसमें एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस कराई जाती है एक एस्टर की, ताकि वो प्रोडक्ट में क्या दे, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल अल्कोहल दे। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हम बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, अब कुछ ऐसी चीजें भी डिस्कस करते हैं जो हम डेली यूज करते हैं। क्या है वो चीजें, सोप्स या फिर डिटर्जेंट, राइट। सोप्स जो हैं उन्हें हम डेली लाइफ में रोज यूज करते हैं, नहाने के लिए हो, हैंड वॉश करने के लिए हो, या फिर अपने कपड़े साफ करने के लिए हो, सोप्स तो यूज होते हैं। तो आखिर ये जो सोप हैं जो हम इतने ज्यादा यूज करते हैं, ये बनाए कैसे गए हैं, ये बनते हैं आपकी लॉन्ग कार्बन चेन वाले कंपाउंड से ही, राइट। तो ये भी एक तरीके से क्या है, हमारे कार्बन कंपाउंड्स ही तो हैं। तो इनके बारे में भी पढ़ते हैं, सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप इज ए सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, राइट। कैसा कार्बोक्सिलिक एसिड है, लॉन्ग चेन, बहुत लंबी चेन है, किसकी, कार्बन की, राइट। सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे सोप्स होते हैं। कैसा सॉल्ट, सोडियम या फिर पोटेशियम का सॉल्ट, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ। एन आयनिक पार्ट हाइड्रोफिलिक एंड अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन हाइड्रोफोबिक पार्ट कॉन्स्टिट्यूट द सोप मॉलिक्यूल। जो सोप का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर दो पार्ट होते हैं। देखो हम क्या कह रहे हैं, एक बहुत लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो मतलब उसके अंदर क्या, कौन सा ग्रुप है, COO नेगेटिव, राइट। सपोज मैंने एक ऐसी इमेज बनाई, अब मैं कह रही हूं ये कोई सोप है, ठीक है। मैंने रफ स्ट्रक्चर बनाया है, एग्जैक्ट नहीं बनाया कार्बन काउंट करके, पहले बता दूं। अब देखो क्या है यहां पर, ये क्या है, ये है पूरा का पूरा एक लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड यूनिट, राइट। ये सभी कार्बन एटम्स हैं और एंड में COO नेगेटिव, COOH था, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड था, उसका क्या बनाया है, सॉल्ट बनाया है, तभी क्या हो गया, COO नेगेटिव और यहाँ पे Na पॉजिटिव। तो क्या बनकर आ गया, सोप बन गया हमारे पास। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, दो मेन पार्ट हैं आपके सोप के स्ट्रक्चर में। कौन कौन से वो पार्ट हैं, एक है हाइड्रोफोबिक पार्ट। हाइड्रोफोबिक किसी चीज का फोबिया होना, हाइड्रोफोबिक है एक पार्ट, और दूसरा क्या है, हाइड्रोफिलिक। अभी इनको अच्छे से समझेंगे। Next statement, it is used as cleansing agent to remove dirt and oil from clothes.
डर्ट और ऑयल को निकालने के लिए हम यूज करते हैं। सोप आर इफेक्टिव विथ सॉफ्ट वाटर ओनली एंड इनइफेक्टिव विथ हार्ड वाटर। जो सॉफ्ट वाटर है उसके अंदर सोप इफेक्टिव होते हैं, लेकिन हार्ड वाटर में ये अच्छे से काम नहीं कर पाते, स्कम बनाते हैं। डिटर्जेंट्स आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन विद लॉन्ग चेन। दे आर इफेक्टिव विद बोथ सॉफ्ट एज वेल एज हार्ड वाटर। अगर सॉफ्ट वाटर है वहां पर सोप जो है वो अच्छे से क्लिनजिंग एक्शन कर सकता है, लेकिन हार्ड वाटर में नहीं करता। पर अगर हम बात करें डिटर्जेंट की, देखो सोप कैसे सॉल्ट्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट, सोडियम एंड पोटेशियम। और डिटर्जेंट कैसे हैं, दे आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स विद लॉन्ग चेन। ये जो डिटर्जेंट है ये आपके सॉफ्ट वाटर में भी काम करते हैं अच्छे से और हार्ड वाटर में भी काम करते हैं, जबकि सोप जो है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिवली वर्क करता है, हार्ड वाटर में ऐसा नहीं कर पाता। अब जरा इस सोप के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, वो देखते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सोप मॉलिक्यूल तो कैसा दिखता है, कुछ कुछ इस तरीके का दिखता है। अब इसमें दो पार्ट्स आपको दिखाए गए हैं। एक तो ये पार्ट है हाइड्रोफिलिक हेड जिसे हम बोल रहे हैं, और दूसरा ये पूरा पार्ट है जिसे हम हाइड्रोफोबिक टेल बोल रहे हैं। कौन कौन से पार्ट हैं हमारे पास, हाइड्रोफिलिक हेड है। हाइड्रोफिलिक का क्या मतलब है, हाइड्रो का यहां पर मतलब है वाटर और फिलिक का मतलब है लविंग, ठीक है। तो इस सोप मॉलिक्यूल के अंदर एक जो हेड प्रेजेंट है, ये हेड ये किस तरीके का है, हाइड्रोफिलिक नेचर का है, वाटर लविंग नेचर का है, पानी को पसंद करता है, पानी से प्यार करता है, राइट। अब वहीं दूसरा जो पार्ट है ये हाइड्रोफोबिक टेल, क्या है, हाइड्रोफोबिक टेल। अब यहां पर हाइड्रो का मतलब क्या है, वही वाटर, और फोबिक का मतलब क्या है, हेट करना, राइट, किसी चीज को पसंद ना करना। जैसे हम बोलते हैं यार हमको हाइट का फोबिया है, किसी को वाटर का फोबिया है, तो वो क्या करता है, वो इंसान उससे दूर रहता है, राइट, हेट करता है, हाइट पे जाना मुझे पसंद नहीं है, मुझे हाइट फोबिया है, या मुझे वाटर फोबिया है, वाटर के साथ खेलना पसंद नहीं है। तो फोबिया मतलब वाटर को हेट करता है वो पार्ट। अब हेड और टेल कहां से आया, देखो हेड जो आया वो तो इसलिए हेड नाम दिया क्योंकि वो एक उसके आगे हिस्से पर प्रेजेंट है, और जो ये थी जो हमारी लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन थी उसे हमने बोला टेल, क्योंकि ये सोप मॉलिक्यूल की एक हमें पूंछ की तरह लटकती हुई नजर आ रही है जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है। तो हम कह सकते हैं कि इस सोप मॉलिक्यूल के अंदर जो हाइड्रोफिलिक हेड है वो कौन सा पोर्शन है, वो पोर्शन है जहां पर हमारा ग्रुप प्रेजेंट है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जहां पर प्रेजेंट है, राइट। क्योंकि सोप क्या है, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन्स। देन हाइड्रोफोबिक
टेल, पूंछ, वो कौन सी है? वो है लॉन्ग चेन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। ठीक है, मतलब हमने क्या समझा, इस सोप का स्ट्रक्चर कैसा लगता है। एक इसके पास हाइड्रोफिलिक हेड है जो कि पानी से प्यार करता है, उसे पानी पसंद है, और दूसरा इसके पास हाइड्रोफोबिक टेल है, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन की चेन है जो कि वाटर को हेट करती है, वाटर पसंद नहीं करती। ठीक है, तो ऐसा कुछ क्या होता है हमारे सोप मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं अब क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। जो सोप है वो किस तरीके से हमारी डर्ट को साफ करता है, क्लीन कर देता है कपड़ों को। सोप मॉलिक्यूल्स लुक लाइक अ टैडपोल। टैडपोल क्यों बोला है? क्योंकि एक तरीके से इसमें दो पोल्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड और हाइड्रोफोबिक टेल। द क्लीनिंग प्रोसेस इज कैरेक्टराइज्ड बाय मिसल फॉर्मेशन। इस वर्ड को याद रखना है, जब भी हम क्लीनिंग प्रोसेस की बात करते हैं सोप से, तो उसकी इंपॉर्टेंट टर्म होती है एक मिसल फॉर्मेशन। किस तरीके से सोप क्लीनिंग करते हैं? मिसल की फॉर्मेशन करके। The ionic part of soap dissolves in water and the other end dissolves in the oil. Most dirt is oily in nature and the hydrophobic end attaches itself with dirt while the ionic end is surrounded by molecules of water. This results in the formation of radial structure called micelle. कैसे सोप क्लीनिंग करता है, डर्ट को क्लीन करता है, ऑयल को क्लीन करता है? बाय फॉर्मिंग अ मिसल। तो मिसल जो है ये बन कैसे रहा है वो समझना है। देखो, हमको क्या करना है, जो हमारे कपड़े हैं उसमें से डर्ट या ऑयल उसको क्लीन करना है, उसको साफ करना है। तो हमारे सोप मॉलिक्यूल के अंदर दो पार्ट्स प्रेजेंट हैं। क्या है वो दो पार्ट? हाइड्रोफिलिक हेड है एक, प्लस हाइड्रोफोबिक टेल है, राइट। हाइड्रोफिलिक हेड जो है उस पे क्या है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, वहां पे चार्जेस हैं, तो वो वाटर को पसंद करते हैं, वाटर लविंग नेचर का है हाइड्रोफिलिक हेड। वहीं हाइड्रोफोबिक टेल क्या है? जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो क्या करेगी? वो वाटर को हेट करती है, पसंद नहीं करती है। तो इसीलिए जो हमारा डर्ट या ऑयल है, राइट, डर्ट या ऑयल, वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा आपके हाइड्रोफोबिक टेल के पास। वही हाइड्रोफिलिक हेड कहाँ जाएगा? वाटर के पास। वाटर लविंग है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, इसीलिए ये वाटर के पास जाएगा। और हाइड्रोफोबिक टेल कहाँ जाएगी? ऑयल के पास जाएगी। तो इस तरीके से सोप के जो दो अलग अलग एंड हैं वो अपने आप को अरेंज करेंगे अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से। देखिए इस इमेज में जो ये वाला एंड है, राइट, जहां पे हम कह रहे हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है? यहाँ पर चार्ज है, सोडियम है, कार्बोक्सिलेट ग्रुप है, तो ये जो पोर्शन है ये हाइड्रोफिलिक है, ये वाटर लविंग है, राइट, वाटर के पास जाएगा। वही जो ये टेल्स हैं, जो लॉन्ग चेन ऑफ हाइड्रोकार्बन है जिसे हमने टेल बोला है सोप की, ये जो है ये हाइड्रोफोबिक है, वाटर हेट करते हैं। तो ये क्या करेंगे? ये जाएगी आपकी ऑयल या फिर डर्ट के पास। अब ये ऑयल या डर्ट के पास
ये एंड अरेंज हो जाएगा और जो बाहर वाला जो हमारा हेड है वो वाटर के पास जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, ये एक रेडियल स्ट्रक्चर हमारे पास बनकर आ जाएगा जिसके सेंटर में हमारा ऑयल डर्ट प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या होगा, जैसे ही आपने क्या किया, एक कपड़ा था उस पे थी गंदगी। देखो यहां समझ लेते हैं, हमारे पास था एक कपड़ा, इस पे ये तेल का दाग लग गया। अब इसे साफ करना है, कैसे साफ करेंगे, सोप की हेल्प ले लीजिए, उससे साफ कर लीजिए। जैसे ही हम इसे सोप रब करके वाटर के अंदर डालेंगे, क्या होगा, जो सोप के मॉलिक्यूल हैं उनके पास दो एंड हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, पानी को पसंद करने वाला हेड, और एक लंबी सी पूंछ है जो कि हाइड्रोफोबिक है, पानी को पसंद नहीं करती, लेकिन वो किसे पसंद करती है, इस ऑयल या डर्ट को। तो क्या होगा, जो ये कपड़े पर ऑयल है, सोप मॉलिक्यूल यहां आकर अटैच होंगे, किस तरीके से, हाइड्रोफोबिक टेल अंदर, और जो हेड है जो वाटर लविंग है वो ऐसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से क्या बना लेंगे, डर्ट के साथ ये फॉर्म कर देंगे मिसल। ठीक है, क्या बना देंगे, मिसल बना देंगे। फिर जब आप इसे थोड़ा सा रब करेंगे, पानी से धोएंगे, तो क्या होगा, क्लीन आपका क्लॉथ अलग निकल जाएगा और ये जो मिसल्स बने हैं ये आपके इसमें से सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है, मतलब सोप ने आपके डर्ट को निकाल दिया आपके कपड़ों में से, क्लॉथ में से। An emulsion is thus formed by soap molecules. The cloth need to be mechanically agitated to remove the dirt particles from the cloth. जब रब करोगे उसको तो वो क्या करेंगे, जो मिसल्स बने हैं वो आपके कपड़े में से अलग निकल जाएंगे। देन देखिए स्कम, ये टर्म समझते हैं, स्कम क्या होता है, The magnesium and calcium salt present in hard water react with the soap molecule to form insoluble product called scum, thus obstructing the cleansing action. क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में ही देखा दैट जो सोप है वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर में ही हमें क्लीनिंग दे पाता है, हार्ड वाटर में वो ऐसा नहीं कर पाता, यूजफुल नहीं होता। जबकि डिटर्जेंट जो है वो सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों में ही क्लिनजिंग एक्शन हमें अच्छा शो करता है, क्योंकि अब सॉफ्ट वाटर में तो सोप अपना क्लींजिंग एक्शन दिखा पाता है। इन केस ऑफ हार्ड वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स, राइट, हार्ड वाटर में होते हैं। ये क्या करते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट्स ये रिएक्ट करते हैं विद द सोप मॉलिक्यूल। ठीक है, जो हमारे हार्ड वाटर के अंदर मैग्नीशियम कैल्शियम सॉल्ट्स प्रेजेंट हैं वो सोप मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करके इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट्स बना देते हैं। ठीक है, कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट बना देते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्कम। इस वजह से सोप अपना क्लिंजिंग एक्शन सही से शो नहीं कर पाता। Use of detergent overcome this problem as the detergent molecule prevents the formation of insoluble product and thus clothes get cleaned. पर डिटर्जेंट के केस में क्या है, स्कम नहीं बन पाता, इनसॉल्यूबल प्रोडक्ट्स को बनने नहीं देते डिटर्जेंट, इसीलिए वो इफेक्टिवली क्लीनिंग करते हैं सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी। सोप्स आर कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल वाइल डिटर्जेंट्स आर नॉट। सोप क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, वहीं डिटर्जेंट क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। सोप आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली, ऑब्वियसली अगर ये बायोडिग्रेडेबल है तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली हैं। वहीं डिटर्जेंट क्योंकि वो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं इसीलिए डिटर्जेंट बन जाएंगे क्या,
नॉन फ्रेंडली, एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होते डिटर्जेंट्स। सो यहां तक हमने क्या क्या डिस्कस किया? हमने पहले कार्बन के बारे में समझा, ओके, देन उस कार्बन से बने डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या? उस कंपाउंड के डिफरेंट रिएक्शंस के बारे में, कंबशन, ऑक्सीडेशन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, डिफरेंट रिएक्शंस देखी। देन हमने स्टडी किया दो इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स को, इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड, उनके डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़े और केमिकल रिएक्शंस भी देखे। इन द एंड हमने स्टडी किया है सोप एंड डिटर्जेंट के बारे में, जो कि हम डेली लाइफ में यूज करते हैं फॉर क्लिनजिंग पर्पस, कपड़ों को साफ करने के लिए, हैंड वॉश करने के लिए, राइट, सोप्स एंड डिटर्जेंट का यूज करते हैं। सोप का हमने स्ट्रक्चर देखा, किस तरीके से बना होता है, दो उसके अंदर पार्ट्स होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल। देन सोप का क्लिनजिंग एक्शन कैसे क्लीन करता है किसी भी डर्ट या ऑयल को, बाय फॉर्मिंग अ मिसल। मिसल कैसे बनता है? हाइड्रोफोबिक टेल अटैच होती है ऑयल के साथ और हाइड्रोफिलिक हेड जाता है आपके वाटर के अंदर। इस तरीके से मिसल फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू ही क्लीनिंग कर पाते हैं सोप्स। तो इसी के साथ हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसके सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको किसी भी लेक्चर के नोट्स चाहिए तो आप हमारी स्कोर प्लस की ऐप पे जाकर वहां से PDF फॉर्मेट में नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।